सभी को मेरा सत सत नमन और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता चुकी हूँ कि अब मैं क्रमबद्ध तरीके से मैथ बताने का कोशिश कर रही हूँ। जिसमें शुरुआत की हूँ संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति में मैं भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली का लगभग जानकारी दे चुकी हूँ और उसके बाद संख्याओं के प्रकार में मैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बताने की कोशिश की हूँ। और संख्याओं के प्रकार में ही अब अभाज्य संख्या जो नहीं समझे होंगे उनको मैं फिर से दोहराती हूँ कि भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होना चाहिए। यानी वैसी संख्या जो 1 से तो कटता ही कटता है और स्वयं से कटता है तो कितना होगा, 1 से और स्वयं से, यानी उसके अपवर्तकों की संख्या 2 होगा। तो यहाँ से अगर शुरू करते हैं 1, तो 1 का अपवर्तक, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, 1 का अपवर्तक मात्र 1 है। 2 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 से 2 विभाजित होता है 2 से। 3 का अपवर्तक क्या होगा, 1 और 3 से। 4 का अपवर्तक क्या होगा, 1 से, 2 से और खुद 4 से। 5 का अपवर्तक क्या होगा बच्चे, 1 से और 5 से। 6 का अपवर्तक क्या होगा, 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। और 7 का अपवर्तक कितना होगा, तो 1 से और 7 से। उसी प्रकार से और आगे करें तो 8 का अपवर्तक, बस यही समझिएगा, अपवर्तक के मतलब होता है क्या, गुणनखंड। 8 का अपवर्तक कौन कौन होगा, 1, 8 का अपवर्तक 1, 2, 4 और 8। 9 का अपवर्तक क्या होगा, 1, 2 नहीं 3 और 9। 10 का अपवर्तक क्या होगा बच्चे, 1, 2, 5 और 10। 11 का अपवर्तक कौन होगा, 1 और 11। 13 का अपवर्तक कौन होगा, 1 और 13। 14 का अपवर्तक कौन होगा, 1 और 2 और 7 14। और 15 का अपवर्तक कौन होगा, 1, 3, 5 और 15। यानी अपवर्तक किसे कहा गया, जिससे वही इन जो दी गई संख्या इधर है उनसे यह संख्या कटता है, विभाजित होता है। 1 से 15 बार में कट गया, 3 में 5 से गुना करेंगे कट जाएगा, 5 में 3 से गुना किए 5 दिए 15, और 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 कट गया। 14 1 से तो कटेगा ही, फिर 2 सते 14, 7 से, फिर 7 दूनी 14, 2 से गुना करके, और 14 1 का 14। 13 मात्र 1 से और स्वयं 13 से कटेगा। 11 1 से और स्वयं 11 से कटेगा। 10
1 से, 2 से, 5 से और 10 से। 9 1 से, 3 से और 9 से कटेगा। 8 1 से, 2 से, 4 से और 8 से कटेगा। ठीक उसी प्रकार से 1 को काटने वाले मात्र 1 है। 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या इस पृथ्वी पर पैदा नहीं लिया है जिसे वह संख्या इस 1 को विभाजित कर सकता है। मात्र 1, इसकी संख्या एकदम सिंगल है। और 2 को भी काटने वाला 1 और 2 है। 3 को काटने वाला 1 और 3 है। 4 को काटने वाला 2 से अधिक हो गया। इसमें 2 अपवर्तक, इसमें 2 अपवर्तक, इसमें 2 अपवर्तक, इसमें 2 अपवर्तक और उसके बाद फिर 11 का 2 अपवर्तक, 13 का 2 अपवर्तक और इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, फिर इसमें 3, इसमें 4। इसका इतना से ही गहन अध्ययन से आपको समझ में आ जाएगा कि भाज्य कौन है और अभाज्य कौन है। वैसी संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। तो 2 से अधिक किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है और फिर इसमें और इसमें। यानी शुरुआत कहां से हुआ? 4 से। 4 और उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, फिर 11 का मात्र 2 अपवर्तक है, 12, उसके बाद 13 नहीं 14 और फिर लगले 15 और उसके बाद फिर 16, 17 नहीं कटेगा, फिर 18, 19 नहीं कटेगा, 20, 21, 22, 23 नहीं, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं, 30, 31 नहीं, 32, 33, 34 और 35। इस तरह से ये जो संख्याएं हैं वह, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 2 से कटे, कि 3 से कटे, कि 4 से कटे, 5 से कटे, 6 से कटे, 7 से कटे, 8 से कटे, 9 से कटे। किसी भी संख्या 2 अपवर्तकों के अलावे अगर और कोई तीसरा अपवर्तक होता है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। ये तो हो गया। 4 कटने वाला है, कैसे कैसे कटा सबका मैं जिक्र कर दी। अब इसी में से अब देखना है कि वैसी संख्या जो जिसके अपवर्तक मात्र 2 हो, यानी 1 और स्वयं, यानी यहां से शुरू होता है। कौन शुरू होता है बच्चा? 2, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 4 नहीं 5 और उसके बाद 6 नहीं 7, फिर 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11, 12 नहीं 13, 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17, 18 नहीं 19 और 20 नहीं। यानी जिसको जिसे जिसे छोड़ रही हूं वह सब है भाज्य के कैटेगरी में। 21 भी कटता है, 22, 23, 24 नहीं 25 नहीं 26 नहीं 27 नहीं 28 नहीं 29, यानी 30 तक में यह अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। फिर 30 के बाद 31 है, 32 नहीं 33 नहीं 34 नहीं 35 नहीं 36 नहीं 37 है, 31 और 37। उसके बाद 38 नहीं 39 नहीं 40 नहीं फिर है 41, 42 नहीं फिर है 43, 44 नहीं 45 नहीं 46 नहीं फिर है 47। यानी यह संख्या जो है वह है अभाज्य संख्या। कौन संख्या? जिसके अपवर्तक मात्र 2 होते हैं। यानी जो वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं के अलावे कोई और तीसरा से नहीं कटता। यानी इसमें शर्त है कि 1 से भी कटे और स्वयं से कटे। यानी
इसके अपवर्तकों की संख्या गिनती में 2 होनी चाहिए। तो 2 2 2 2 2 2। अब रह गई बात भाज्य और अभाज्य तो हो गया, संख्या भी करीब करीब जो 2 के बाद 3 इस कैटेगरी में है, तो 4 इस कैटेगरी में है, 5 इस कैटेगरी में है, तो 6 इसमें है, 7 अगर अभाज्य है तो 8 भाज्य है, फिर 9 अगर इसमें नहीं है तो 9 भी इसी में है, 10 अगर इसमें नहीं आया इस कैटेगरी में अभाज्य संख्या में तो भाज्य संख्या में है। लेकिन अब बात आती है एक की। एक न तो भाज्य में शुरुआती है और न तो अभाज्य में, तो एक कौन सी संख्या की कैटेगरी में है? संख्या तो 2 ही कैटेगरी में बांट सकते हैं ना भाई, भाज्य संख्या या तो अभाज्य संख्या। एक संख्या जो है ना तो भाज्य की कैटेगरी में है ना तो अभाज्य की कैटेगरी में, इसे याद रखना है। क्या याद रखना है कि एक अभाज्य का मतलब इसका दूसरा नाम है अभाज्य का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। या तो रूढ़ संख्या कहे या तो अभाज्य संख्या कहे। रूढ़ संख्या का जो परिभाषा है वही अभाज्य संख्या का है। भाज्य और अभाज्य इसका तो विलोम हो गया, भाज्य का उल्टा अभाज्य, और इसका दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या सबसे छोटी रूढ़ संख्या 2 है, सबसे छोटी रूढ़ संख्या 2 है, और सबसे छोटी रूढ़ संख्या 2 है, और 2 सम अभाज्य संख्या है, सम रूढ़ संख्या है। यानी अभाज्य संख्या में और जितनी सारी संख्याएं आएगी आगे आएगा वह कभी विषम सम नहीं होगा, सम नहीं होगा। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम है। अभाज्य संख्या या कहें रूढ़ संख्या में मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है, और सबसे छोटी भी है। 2 ही एक ऐसी सबसे छोटी सम संख्या है जो सम है। सम संख्या क्यों बोल दिए? सबसे छोटी संख्या तो 2 है ही, साथ ही साथ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और रूढ़ संख्या है। 2 के अलावे जितने भी रूढ़ संख्या हैं, 2 के अलावे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वह कभी सम नहीं होगा, सभी हैं विषम। अब इसमें यह बात समझ में आ गई 2 के बारे में कि 2 एक ऐसी रूढ़ संख्या है जो सम होता है। 2 के अलावे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम संख्या होता है, सभी रूढ़ संख्याएं होते हैं। और इसमें भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो अब एक कौन सी संख्या? 2 से तो शुरुआत हो गया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, फिर 15 आया, 16 आया, 17 आया। इस तरह से बढ़ रहे हैं, या तो भाज्य संख्या में आता है या तो अभाज्य संख्या। लेकिन एक ना तो भाज्य में है और ना तो अभाज्य में, इसे अच्छी तरह से याद कर लें। ना तो भाज्य संख्या की श्रेणी में है और ना तो अभाज्य संख्या की श्रेणी में। कौन? तो एक, ओनली 1। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या तो बता ही चुके थे, लेकिन मैं दोहरा देती हूँ इसलिए ताकि आप लोग बिना समझे कोई भी नहीं बचे। एक के का जिक्र भी मैं कर चुकी हूँ कि एक न तो भाज्य की श्रेणी में इसे रखा जाएगा और न तो अभाज्य की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इतना तो मैं बता चुकी, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य, जिस तरह से भाज्य और अभाज्य ये दोनों समझ चुके हैं। भाज्य को कहा जाता है यौगिक, भाज्य संख्या को कहा जाता है यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या को कहा जाता है ऋण संख्या। यौगिक अभाज्य संख्या का दूसरा नाम ऋण संख्या है और भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या है। अब एक संख्या है जो सह अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं बेटे? अभाज्य संख्या के बारे में तो समझ गए। अब कह रहा है कि सह अभाज्य संख्या को हम कौन सी संख्या को कहेंगे? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक मात्र एक हो। जैसे अब 2 और 3 है, यह क्या है? सह अभाज्य संख्या। क्योंकि अब इसमें हम लोग इसको दे देते हैं कि 2 का गुणनखंड इस तरह से विस्तार से बताएंगे तो समझ में। 2 का गुणनखंड कौन हुआ? 1 और 2। और फिर 3 का गुणनखंड कौन हुआ? 1 और 3। यानी 2 और 3 का गुणनखंड 1 और 2, 1 और 3। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया? 1। यानी एक जो गुणनखंड है या एक जो अपवर्तक है वह दोनों में, दोनों अभाज्य संख्या में मौजूद है। तो जब उसमें वैसे 2 अभाज्य संख्याएं, दोनों तो अभाज्य संख्याएं, 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसके गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यह हो गया सहअभाज्य संख्याएं। इसके और भी उदाहरण हम पेश करेंगे। 3, 5, 2, 7। तो इसे अगर करते हैं 3, 5 का, तो 3 का गुणनखंड 1 और 3 और 5 का गुणनखंड 1 और 5। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। फिर अगर 2 और 7 का करते हैं तो 2 का गुणनखंड क्या है? 1 और 2। और फिर 7 है तो 7 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 7। उभयनिष्ठ कहते हैं जिसमें दोनों संख्याओं में विराजमान है। तो एक जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में मौजूद है। इसलिए यह जो जुड़वा अभाज्य संख्या का उदाहरण हम लोग यहाँ दिए, यह क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। इसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वैसे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे कहा जाता है सह अभाज्य गुणनखंड। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो,
एक के अलावा और दूसरा कोई नहीं हो, तो एक ही तो निकल रहा है। अब इसमें अगर एक और उदाहरण दें, 3 और 11, तो कितना होगा? 3 और 11 का, 3 का गुणनखंड कहें या अपवर्तक कहें, गुणनखंड होगा 1 और 3, और फिर 11 का गुणनखंड होगा 1 और 11। तो यह जो 1 1 दोनों में मौजूद है, यही तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1। तो अब इसका परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। सह अभाज्य संख्याएं वैसी 2, 3 नहीं, 4 नहीं, वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। तो केवल 1, केवल 1, केवल 1, केवल 1, तो इसे कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। यही इतना से ही आप समझ जाएंगे कि सह अभाज्य संख्याएं। अगर और दिया जाए तो इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। क्या? 11 और 13। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, 13 और 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17। इसका भी 1 और 13 और 1 और 17, इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होगा। और फिर तीसरा अगर कहें तो क्या? 19 और 23। और चौथा अगर कहें तो 17 और 23, कुछ भी दे सकते हैं। पांचवा अगर कहें तो 29 और 31, कोई जरूरी नहीं है कि लगातार ही हो सकता है। 29 यहाँ 29 के जगह पर हम 7 और 31 दे सकते हैं। 7 का भी गुणनखंड करेंगे तो 1 और 7, और 31 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 31, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसमें भी 1 मौजूद है और इसमें भी 1 मौजूद है। तो यही तो उदाहरण है, सह अभाज्य संख्याओं का ये उदाहरण है। आज आप लोग समझ गए होंगे। छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे उदाहरण से आप फिर बड़ी बड़ी बातों को सीखिएगा। और मैं क्या कहूँ, मैं लाइव आती हूँ तो बच्चे बहुत आनंदित होते हैं। यह देखकर मैं खुश होती हूँ। और मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को एक ही बात को दोहराते नहीं रहूँगी। अगर मुझे कोई फ़ायदा और कोई नुकसान नहीं होता है, वीडियो डालते जाती हूँ। फ़ायदा अगर होता तो मैं उन नौनिहाल बच्चों को मदद करती जो मदद के काबिल रहते, लेकिन मैं इतनी मदद नहीं करने लायक नहीं हूँ। मैं अपना पेट भर सकती हूँ, भर लेती हूँ, इसके अलावा मुझ में पावर नहीं है। कोई एक बच्चा जो था वह मुझे मैसेज में पैसे मांग रहे थे, मैं कहाँ से दूँ? मैं खुद लाचार और मजबूर हूँ। मैं अपनी मजबूरी नहीं सुनाती हूँ, क्योंकि देखने वाले सभी तो मेरे बच्चे हैं। बच्चों के पास मैं अपनी मजबूरी क्या सुनाऊँ? तो मैं उसे साफ लिख दी कि मैं उस लायक नहीं हूँ। तो लिखे हैं कि आप गलत समझ गए। तो कोई बात नहीं बाबू, अब मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप लोग मन लगा करके देखिए, समझें, और मुझ में जो भी कैपेसिटी है उसे एक्सेप्ट करें। धन्यवाद।